नमस्कार। आज की इस बेहद खास और महत्वपूर्ण ब्रीफिंग में आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और समिति के सदस्यों का स्वागत है। देखिए, आज की इस विश्लेषण में हम कोई साधारण चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम राष्ट्रीय संप्रभुता और हमारी रणनीतिक सुरक्षा के दो सबसे अहम स्तंभों का गहराई से मूल्यांकन करेंगे। एक तरफ हम भारत के आंतरिक कानूनी ढांचे में हो रहे ऐतिहासिक बदलावों को समझेंगे और दूसरी तरफ हमारी बाहरी आर्थिक और ऊर्जा निर्भरता का एकदम यथार्थवादी आकलन करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन असल नीतियों और वास्तविकताओं की तह तक जाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश का भविष्य तय करती हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। राजद्रोह कानून का सफर, भारत का ऊर्जा संक्रमण विरोधाभास, हमारी भू राजनीतिक भेद्यता, चीन का हैनान आर्थिक मॉडल और अंत में संरचनात्मक लचीलेपन के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मुद्दे से, राजद्रोह कानून का कानूनी विकास। अगर हम इस कानून के सफर को तटस्थ होकर देखें तो इसकी कहानी 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के साथ शुरू होती है। ये एक लंबा सफर रहा है। फिर एक बड़ा मोड़ आया मई 2022 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार ने इसकी समीक्षा की बात कही। इसके बाद 2024 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत धारा 152 को पेश किया गया। और फिर मई 2026 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जिस स्पष्टीकरण की बात सामने आई वो ये थी कि यदि आरोपी को आपत्ति न हो तो लंबित मुकदमों पर आगे बढ़ा जा सकता है। हम इस पूरी यात्रा को एक विशुद्ध कानूनी और संवैधानिक विकास के रूप में देख रहे हैं। अब जरा इस विधायी बदलाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। आईपीसी की पुरानी धारा 124A और बीएनएस की नई धारा 152 के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर है। संसद ने प्रभावी रूप से पुराने कानून को इस नए प्रावधान से बदल दिया है, लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सजा का प्रावधान। नए कानून के तहत न्यूनतम सजा को बढ़ाकर सीधे 7 साल कर दिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी या कह लीजिए उलझी हुई संवैधानिक दुविधा सामने आती है। ये हॉब्सन चॉइस वाला कोड इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ये कहा गया कि अगर कोई आरोपी सहमति देता है तो उस पर पुराने कानून के तहत मुकदमा फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, एक इंसान जो पहले से ही जेल में बंद है, क्या उसकी सहमति सच में स्वतंत्र हो सकती है, या फिर वो सिर्फ इस डर से सहमति दे रहा है कि कहीं उसका मुकदमा अनिश्चित काल के लिए लटक न जाए। बिना जमानत के ये स्थिति सच में दो बहुत ही बुरे विकल्पों में से किसी एक को चुनने जैसी है। ये हमारे न्याय प्रणाली के सामने एक गंभीर चुनौती है। आंतरिक कानूनी ढांचे से अब हम अपना रुख करते हैं हमारी बाहरी आर्थिक वास्तविकताओं की तरफ। हमारा दूसरा विषय है भारत का ऊर्जा संक्रमण विरोधाभास। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। हम सब दिन रात भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बातें सुनते हैं, राइट? और कागजों पर यानी स्थापित क्षमता के मामले में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा 42.4% के साथ कोयले को पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन जरा वास्तविक बिजली उत्पादन पर नजर डालिए। असल में जो बिजली हमारे घरों और कारखानों तक पहुंच रही है, उसमें से लगभग 72% आज भी कोयले से ही बन रही है, और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान सिर्फ 15.8% है। स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच का ये भारी अंतर एक बहुत ही चिंताजनक विरोधाभास है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक संरचनात्मक कारण है। सौर और पवन ऊर्जा मौसम के मोहताज होते हैं। सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती, लेकिन देश को तो 24 घंटे निर्बाध बिजली चाहिए। हमारे पास अभी भी बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज की सुविधा नहीं है। इसीलिए कोयला ही आज भी वो एकमात्र भरोसेमंद स्रोत बना हुआ है जो हमारी पावर ग्रिड को गिरने से बचाता है। तो सच्चाई ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा अभी कोयले को रिप्लेस नहीं कर रही है, बल्कि वो कोयले की मजबूत नींव के ऊपर बस एक अतिरिक्त परत के रूप में जुड़ रही है। और ऊर्जा पर यही निर्भरता हमें ले जाती है हमारे तीसरे और बेहद संवेदनशील बिंदु की ओर, भू राजनीतिक भेद्यता और सोर्सिंग। तो सबसे अहम बात जिस पर हमें गौर करना है वो है ये आंकड़ा 90%।
भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे रणनीतिक सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप अपनी ऊर्जा का 90% हिस्सा आयात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली कोई भी उथल-पुथल सीधे आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी महंगाई और आम आदमी की जेब पर असर डालेगी। आज के इस दौर में ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि तेल धरती से निकल रहा है या नहीं। ये एक बहुत ही उलझा हुआ वित्तीय और भू राजनीतिक जाल बन चुका है। उदाहरण के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ही ले लीजिए। हमारा लगभग आधा जीवाश्म ईंधन इसी चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। वहाँ हल्का सा भी सैन्य तनाव हमारी पूरी सप्लाई चेन को रोक सकता है। इसके अलावा रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध, दुनिया भर में तेल टैंकरों की अचानक कमी हो जाना और युद्ध के खतरे की वजह से बीमा प्रीमियम का आसमान छूना, ये सब वो बाहरी झटके हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था को भीतर तक झकझोर सकते हैं। चलिए अब जरा नजरिया बदलते हैं और देखते हैं हमारा चौथा बिंदु, चीन का हैनान आर्थिक मॉडल। दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं खुद को इन झटकों से कैसे बचा रही हैं, ये समझने के लिए ये उदाहरण बहुत ही शानदार है। दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे चीन के हैनान द्वीप को देखिए। चीन के लिए ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ये उनका सबसे नया और धारदार रणनीतिक आर्थिक हथियार है। उन्होंने इसे एक फ्री ट्रेड पोर्ट बना दिया है। इसका सीधा सा लक्ष्य है पूरी दुनिया के निवेशकों और व्यापार को एक निर्बाध ग्लोबल हब में आकर्षित करना। दिसंबर 2025 से पूरी तरह लागू होने वाले इस मॉडल के नियम एकदम साफ और आक्रामक हैं। सोचिए, इस पूरे द्वीप पर आयात के लिए 0 टैरिफ, 86 देशों के नागरिकों को बिना वीजा की एंट्री दी जा रही है। खरीदारी के लिए 1 लाख RMB तक की भारी शुल्क मुक्त छूट है। आसान शब्दों में कहें तो चीन ने अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होते हुए भी इसे दुनिया भर के व्यापार के लिए एक पूरी तरह से न्यूट्रल और इंटीग्रेटेड जोन बना दिया है। ये महज एक व्यापारिक नीति नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक धुरी को अपनी तरफ खींचने की एक सोची समझी रणनीति है। तो इन दोनों मॉडलों और परिस्थितियों को समझने के बाद अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, संरचनात्मक लचीलेपन के लिए रणनीतियाँ। चलिए एक व्यवस्थित तुलना करते हैं। एक तरफ हमारा भारत का दृष्टिकोण है, जिसे हम टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी या रणनीतिक लचीलापन कह सकते हैं। यानी जब कोई वैश्विक संकट आता है तो हम तुरंत सस्ता रूसी तेल खरीदकर स्थिति को संभाल लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अभी भी हॉर्मुज़ जैसे समुद्री रास्तों पर पूरी तरह निर्भर हैं। दूसरी तरफ चीन की रणनीति है स्ट्रक्चरल इंसुलेशन। वो किसी संकट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हैनान जैसे फ्री ट्रेड पोर्ट बनाकर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को पहले से ही एक ऐसा ढांचागत सुरक्षा कवच पहना दिया है जिससे बाहरी झटकों का असर कम से कम हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, बात बहुत साफ है। अगर हमें एक सच्चा ढांचागत लचीलापन चाहिए तो वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए सस्ते तेल का जुगाड़ करने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें पूरी व्यवस्था को अंदर से बदलना होगा। हमें अपनी ग्रिड का आधुनिकीकरण करना होगा, बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज बनाने होंगे और अपने सप्लाई रूट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। जब तक हम ये बुनियादी बदलाव नहीं करते, हर अंतर्राष्ट्रीय संकट हमें डराता रहेगा कि हमारा सिस्टम कितना नाजुक है। और इसीलिए आज के इस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए मैं आप सभी UPSC एस्पिरेंट्स और नीति निर्माताओं के सामने एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज जब दुनिया तेजी से अलग अलग गुटों में बट रही है और ऊर्जा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को केवल सामरिक अस्तित्व या दिन प्रतिदिन के बचाव की सोच से बाहर निकलकर एक सच्ची आर्थिक संप्रभुता हासिल करने के लिए कौन से ठोस नीतिगत बदलाव करने होंगे, इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।